अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 5वां सेमेस्टर का इम्तिहान बेहतर गया होगा। अब हम लोग अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस्लामपुर कॉलेज के सेकेंड सेमेस्टर के निसाब को। सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो पर्चा है CC 203, हम लोग इस पर्चे को शुरू करेंगे आज। ये पर्चा CC 3 जो है उर्दू नस्र की रिवायत पर मबनी है। इस पर्चे के तहत देखिए ये टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि नस्र की तारीफ़ और उसकी अक़साम, अफसानवी और गैर अफसानवी नस्र का फ़र्क, दक्कन में उर्दू नस्र का आगाज़ और इर्तिक़ा। तो इस तरह से ये तमाम टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके इंशाअल्लाह बहुत जल्द कवर कर लेंगे, ताकि आप अपने इम्तिहान में बआसानी लिख सकें, किसी तरह की कोई परेशानी आपको ना हो और शुरू से आप तैयारी करना शुरू कर दें, ताकि इम्तिहान के आखिर में आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। इसके बाद देखिए मतनी तदरीस जो है, यानी कि आपको ये किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे सबरस के इब्तदाई 10 सफ़ात, यानी कि सबरस किताब जो है उसके 10 पेज को ही आपको पढ़ना है बस। इसके अलावा बाग़ो बहार, उसके बाद ऊद हिंदी, मकालात सर सैयद, फसाना अजाइब, तो ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये सब आप ऐसा करें कि इन किताबों को आप रेख्ता पे सर्च करके वहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इक़्तिबास से जो है सवाल आता ही रहता है, लिहाजा इसमें आप किसी तरह की कोई कोताही या कमी या काहिली ना करें। तो जैसे अगर आप बाग़ो बहार पढ़ेंगे तो बाग़ो बहार आपको मुकम्मल किताब नहीं पढ़नी है, बाग़ो बहार के आगाज़ दास्तान यानी कि जो शुरू का किस्सा है बस उसे पढ़ना है। उसके अलावा ऊद हिंदी में इब्तदाई 2 खतूत को ही सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। जब मकालात सर सैयद आप खोलेंगे तो उसमें रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात और फसाना अजाइब के 10 सफ़ात। तो इस तरह से आप क्या करें, इसको फटाफट पढ़ डालें, ताकि दूसरा जो पर्चा है उसको भी आप आसानी से हल कर पाएँ। तो ये आपका सिलेबस है, इंशाल्लाह हम लोग इसको कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नस्र की तारीफ़ और इसकी अक़साम को, कि नस्र क्या है और नस्र के क्या क्या अक़साम हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। लिहाजा वीडियो के आखिर तक आप बने रहें, ताकि आप इस हवाले से पूरी तरह से वाकिफ़ हो जाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से ज़रूर साझा करें, ताकि वो इससे इस्तिफ़ादा कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो वहाँ पे भी वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि वो मेरा ज़ाती है, तो वहाँ पे मैं जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता हूँ। चलिए आइए आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का। तो सबसे पहले देखते हैं कि नस्र क्या चीज़ है, नस्र की तारीफ़ क्या है, नस्र कहते किसे हैं। तो और पहले आप ये नस्र को अदा करना सीख लें कि नून पे ज़बर है, से साकिन है और रे साकिन है, तो उसे नस्र पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए, तो अदब और ज़िंदगी का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है, क्योंकि ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं वो अदब में आप देखते हैं, तो बड़ा गहरा रिश्ता है। और उर्दू नस्र अदब के इजहार का एक ख़ास ज़रिया है। अदब में वही चीज़ें हम लोग देखते हैं जो हमारी ज़िंदगी में होती है। तो अदब को जो हम लोग देखते हैं ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें होती हैं अदब के ज़रिए, तो हम लोग को 2 ज़राए मिलते हैं। एक ज़रिया है शायरी का और एक ज़रिया है नस्र का, जिसे अगर कहानी बोलेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जिस अंदाज़ में अभी आप इस वीडियो को समाअत फरमा रहे हैं, यही अंदाज़ नस्र है। तो अदब के इजहार का एक ख़ास ज़रिया जो है वो नस्र है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रे में जो भी बातें करते हैं वो नस्र के अंदाज़ में ही बात करते हैं। और एक दूसरा अंदाज़ है जिसे शायरी का अंदाज़ कहते हैं। तो जब किसी वीडियो में शायरी के हवाले से बात करेंगे तो उसमें भी समझाने की कोशिश करेंगे। टी शिले जो है नस्र की तारीफ़ क्या करते हैं, देखिए कि वो आम तर्ज़ गुफ्तार या तहरीर जो शायरी से मुख्तलिफ हो। टी शिले भी यही कहते हैं कि बात करने का वो तरीक़ा, वो अंदाज़ जो शायरी के अंदाज से अलग हो, यानी कि शायरी उस अंदाज़ को कहते हैं जिसमें वज़न हो, बहर हो। आप देखते हैं कि शायरी में एक मिसरा दूसरा मिसरा ये किसी न किसी वज़न, किसी न किसी बहर पे ही होता है। तो और जब हम लोग नस्र पढ़ते हैं तो नस्र के लिए कोई ज़रूरी नहीं है एक जुमला और दूसरा जुमला बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है, और वज़न की कोई पासदारी नहीं होती है। तो यह वो अंदाज़ जिसमें
वज़न वगैरह को ना देखा जाए, रदीफ़ काफ़िया को ना मलहूज़ रखा जाए, वो अंदाज़ ही नसर कहलाता है। ये टी शेले के मुताबिक भी है। इंसाइक्लोपीडिया में नसर की तारीफ़ यूँ की गई है। इंसाइक्लोपीडिया की किताब है, देखिए इसमें क्या तारीफ़ है कि नसर बनीनो इंसान की वो आम गुफ्तगू को कहते हैं जो बहुत ही सादा हो और नज़्म के कवायद और ज़वाबित से मुबर्रा हो। देखिए यहाँ पे भी वही बात है कि बहुत सादा ज़बान, सादा बयान जो हम लोग आम ज़िंदगी में करते हैं वही नसर है। और हम लोग जो आम गुफ्तगू करते हैं इसमें हम लोग शायरी के उसूलों को मलहूज़ नहीं रखते हैं। अदबी इस्तिलाह के तौर पर यह नज़्म से मुख्तलिफ है। नज़्म से मुराद यहाँ पे शायरी है, नज़्म से मुख्तलिफ है और इसकी ज़िद है। ये लातिनी लफ्ज़ प्रोज़ से मुश्तक़ है जिसका मफ़हूम रास्त और बिला वास्ता है। इसलिए बाज़ अशख़ास का नज़रिया ये है कि नस्र को सीधी सादी ज़बान में होना चाहिए जिससे ज़बान की सच्चाई या सबूत वाक़ियतन या अक़लन ज़ाहिर हो। तो ये हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे तारीफ़ क्या है नस्र की। आप बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि नस्र जो है वो शायरी से मुख्तलिफ होती है। और नस्र जो है, जैसे आप जिस ज़बान में अभी ये वीडियो सुन रहे हैं या जिस ज़बान में आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने घर में बात करते हैं, अपने दोस्तों अहबाब से बात करते हैं, किसी से बातचीत जो करते हैं, वही तर्ज़ गुफ्तगू, वही तर्ज़ अदा जो है, गुफ्तार जो है वो नस्र है। और जब आप शायरी में बात करेंगे तो आप जाहिर सी बात है, आप गालिब के किसी एक गज़ल को लीजिए और आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि शायरी क्या है। इंशाल्लाह शायरी पे भी वीडियो बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। गोया के नस्र उस तहरीर को कहा जाता है जिसमें किसी ख्याल को अल्फाज का रूप दिया जाता है। अब जानते हैं कि ज़बान जो है हमारे ख्यालात, जज्बात को दूसरों तक पहुँचाने का एक ज़रिया है और अल्फाज जो है वो तहरीरी ज़रिया है जिसके ज़रिए आप जो चीज़ सोच रहे हैं या जो कहना चाहते हैं वो किसी चीज़ पर लिख करके दिखाते हैं। तो नस्र जो है वो तहरीरी ज़रिया है और बग़ैर किसी बहर के, बग़ैर किसी रदीफ़ काफ़िया, बग़ैर किसी शेरी पाबंदी के। इसमें शायरी की तरह वज़न की क़ैद नहीं होती और किसी तरह का इबहाम नहीं होता। हालांकि इसमें शायरी की तरह तशबीह और इस्तियारा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे 3 लफ्ज़ है, इसको समझिए। इबहाम, इबहाम कहते हैं वहम में डालने को, यानी कि डबल मीनिंग जिसको आप समझ सकते हैं कि आप कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन कहते कुछ और हैं, यही इहाम है। तो ये शायरी के साथ है, ये नस्र के साथ नहीं है। जब आप नस्र लिखते हैं तो आपको साफ साफ लिखने की ज़रूरत है। इसी तरह देखिए तशबीह और इस्तियारा, ये शेरी इस्तिलाह है, सनत है। ये तशबीह कहते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ की तरह जो है साबित करना, यानी कि अगर आप अपने दोस्त को कहते हैं कि वो शेर की तरह बहादुर है तो बहादुरी की बिना पे आप अपने दोस्त को शेर कह रहे हैं, तो ये तशबीह है। और इस्तियारा भी उसी को कहते हैं, लेकिन बस वहाँ पे वो लफ्ज़ तशबीह नहीं होता है। वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट अपने दोस्त को कहते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो शेर है, तो ये इस्तियारा है, यानी कि किसी वस्फ़ की बिना पर किसी चीज़ को जो है एक मुमासिल करार देना। लिहाजा तो ये तशबीह, इस्तियारा या इबहाम जो है ये शेरी चीज़ है। लेकिन अगर आप नस्र में तशबीह या इस्तियारा का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, लेकिन इहाम का इस्तेमाल या इबहाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहम में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन निहायत सच्चाई से भरपूर हकीकत का इजहार होगा ताकि बात दूसरों तक अच्छी तरह पहुंच जाए। नस्र का एक अहम मकसद ये होता है कि बात आप जो कहना चाहते हैं वो दूसरों तक जो है बग़ैर किसी लोच के पहुंच जाए। नस्र पर शायरी को एक तरह से फ़ौक़ियत हासिल रही है क्योंकि नस्र के मुकाबले में नज़्म को इंसानी जहन आसानी से याद कर लेता है, लेकिन नस्र के ज़रिया अपनी बात आसानी और सफाई के साथ दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है। नस्र में हकीकत का इजहार, वजाहत, सच्चाई और मानी ख़ेज़ी अहम है। ये सही है कि इसमें भी तशबीह और इस्तियारे से मदद ली जा सकती है, मगर बात साफ और सीधी कही जाएगी। अगर एक जुमले में एक से ज़्यादा मानी निकल रहे हों तो ये नस्र की खूबी नहीं बल्कि ऐब है। नस्र की सबसे बड़ी खूबी इसकी साफ गोई है। तो यहाँ पे आप, जैसा कि आप बहुत आसान अंदाज में इसे तरतीब दिया गया है, तो आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे कि नस्र की खूबी यही है कि आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहें। अगर सामने वाला अगर आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है, अगर वो वहम में आ जा रहा है, अगर वो पेचीदगी का शिकार हो जा रहा है, तो ये आपकी नस्र निगारी की खूबी नहीं, ये खामी होगी। तो ये यहाँ पे कहने का मकसद है।
अगर जुमलों की साख्त को खूबसूरत बनाने में इबहाम पैदा हो जाए तो नस्र ना तो अपने मकसद में कामयाब होगी और उसकी असर पजीरी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को कोई तख्लीक किए हैं और उसमें मतलब नसरी तख्लीक है और उसमें खूबसूरती के लिए जुमले को बहुत सजाने की कोशिश कर रहे हैं और सजाने की वजह से ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे इबहाम पैदा हो गया और आप समझाना चाहते थे आम और लोग समझ रहे हैं इमली, तो ये जो है वो नस्र की खूबी नहीं, ये खामी है। लिहाजा इबहाम से बचने की ज़रूरत है नस्र निगार को। गरज नस्र का हुस्न उसकी जामियत, क़तियत और साफ गोई में छुपा है। यानी कि आप जो चीज़ लिखते हैं वो बहुत जामे हो। जामे से मुराद अब आपको आम कहना है लेकिन आप आम नहीं कह कर के बहुत घुमा रहे हैं कि एक फल है जो कि बहुत मीठा होता है और उसके अंदर में गुठली है, उसके बाद रसीला होता है, इस तरह से आप कहेंगे तो इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट आम कहते हैं, घुमा फिरा ना कहें, जामियत हो आपके अंदाज में और साफ एकदम, कोई परेशानी ना हो समझने में सामने वाले को। नस्र की अहमियत इस वजह से भी है कि इसने शायरी के मुकाबले में मुख्तलिफ इंसानी उलूम को अपने दामन में जगह दी है, जैसे फ़लसफ़ा, तारीख़, सियासत, माशियात, जोग्राफिया और साइंस वगैरह की किताबें नस्र में लिखी गई। ये एक बहुत बड़ी खूबी और इसकी खुशकिस्मती समझिए कि ये जो जितने भी उलूम हैं, जैसे आप तारीख़, हिस्ट्री पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं या जोग्राफिया है या पॉलिटिकल साइंस है, ये सब की किताबें जो वो नस्र में ही तहरीर की जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आप तारीख़ की किताब को शायरी के अंदाज में पढ़ते हैं। आपके निसाब में जो हिस्ट्री है उसे आप नसरी अंदाज में पढ़ते हैं, उसे आप शायरी के अंदाज में नहीं पढ़ते हैं। या साइंस की किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस को, तो आप शेरी अंदाज में, यानी कि दोनों मिसरा बरवज़न हो, इस तरह नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वो नसरी अंदाज में खुला एकदम और साफ गोई के साथ उसे आप पढ़ते हैं। तो ये है। उसके बाद देखिए कहाँ गया, दामन में जगह दी है, चलिए लिखी गई। क्योंकि नस्र में अल्फाज के मफ़हूम व मतालीब का तयन मुमकिन है, इसमें दलील और सबूत की गुंजाइश भी है। इस तरह तफसील और वजाहत के साथ अपने ख़यालात को पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आप देखें अभी नस्र की तारीफ़ को, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बहुत आसानी से समझ तो गए। चूँकि आपको अपने इम्तिहान में लिखना भी है, इसीलिए इसे आप अपनी कॉपी में उतार लें और इसे याद भी कर लें, लेकिन आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखें कि नस्र किसे कहते हैं और शायरी किसे कहते हैं। अगर शायरी पे भी अगर वीडियो मतलब हो तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अब जो है हम लोग आते हैं नस्र के अक़साम, यानी कि नस्र जो है वो कितने किस्म की होती हैं। तो नस्र के दो अक़साम होती हैं। पहली किस्म जो है वो है लफ्ज़ी नस्र और दूसरी किस्म मानवी नस्र। ये दो अक़साम हुए नस्र के, लफ्ज़ी नस्र और मानवी नस्र। अब देखिए लफ्ज़ी नस्र के 4 ज़ेली अक़साम हैं, यानी कि नस्र के 2 अक़साम और उसके बाद जो है जो पहली किस्म है लफ्ज़ी नस्र, उसके ज़ेली 4 अक़साम हुए। अब देखिए पहला नस्र आरी, इजाफ़त के साथ इसे पढ़िएगा, नस्र आरी। उसके बाद नस्र मुरज्जज़, नस्र मुसज्जा और नस्र मुक़फ़्फ़ा। ये 4 अक़साम हुए नस्र के, नस्र लफ्ज़ी के, नस्र आरी, नस्र मुरज्जज़, नस्र मुसज्जा, नस्र मुक़फ़्फ़ा, ये 4 अक़साम। अब इन चारों अक़साम की तफसील को हम लोग देखते हैं और दूसरी नस्र जो है वो मानवी नस्र, इनकी तफसीलात को देखने के बाद जो है फिर उनकी तफसीलात में जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए नस्र आरी को, जो कि नस्र लफ्ज़ी की ज़ेली किस्म है। तो नस्र आरी वो नस्र है जिसमें ना वज़न होता है और ना काफ़िया का इल्तिज़ाम होता है। इसको रोज़मर्रा भी कहते हैं और रेख्ता भी कहा जाता है। नस्र आरी ही जदीद तसव्वुर के लिहाज से सही मानों में अदबी नस्र है। यानी कि आप आसान ज़बान में ये समझिए कि नस्र आरी उसे कहते हैं जिसमें वज़न और काफ़िया नहीं होता है। यानी कि आप जब शायरी, अब अगर शेर देखे होंगे तो शेर जो है वज़न पर लिखा जाता है और वज़न कहते हैं हरकत व सकनात का एक होने को। दरअसल जब नस्र का आगाज़ हुआ था तो जो उदबा थे जो नस्र तख्लीक कर रहे थे, वो इस तरह की नस्र का इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें मुक़फ़्फ़ा और
जिसमें काफ़िया का इस्तेमाल करते थे, वज़न का इस्तेमाल करते थे, लिहाजा नसर के वो अक़साम हो गए। लेकिन नसर आरी जो है वो नसर है जिसे आज आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसमें ना ही आप काफ़िया का इस्तेमाल करते हैं ना ही वज़न का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जिस अंदाज़ में अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही अंदाज़ जो है नसर आरी कहलाता है। तो नसर आरी वो है जिसमें वज़न और काफ़िया ना हो। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। और इसी नसर को जो है रोज़मर्रा भी कहा जाता है और रेख्ता भी कहा जाता है। ये आपके इम्तिहान में मौरूज़ी सवाल में आ सकता है कि नसर की किस किस्म को रेख्ता या फिर रोज़मर्रा कहा जाता है, तो आप इम्तिहान में जवाब दे दीजिएगा। अब देखिए, मिसाल के तौर पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सादा हसन मंटू के एक इक़्तिबास को देखिए। वो कहते हैं कि ज़माने के जिस दौर से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, अगर आप इससे नावाकिफ़ हैं तो मेरे अफ़साने पढ़िए। ये एक जुमला हुआ। अगर आप इन अफ़सानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ये ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। अब देखिए, इस इक़्तिबास में ना ही किसी जुमले में काफ़िया का इल्तिज़ाम किया गया है और ना ही वज़न का, यानी कि आप आज़ादना तौर पर अपने एहसासों और जज्बातों को लिख सकते हैं। तो यही नसर का अंदाज़ जो है नसर आरी कहलाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आइए दूसरी किस्म को देखते हैं। दूसरी किस्म है नसर मुरज्जज़। अब देखिए, नसर आरी समझ गए आप कि जिसमें काफ़िया और वज़न ना हो, यानी कि आज़ादना अंदाज में जब हम लोग गुफ्तगू करते हैं वो नसर मुरज्जज़ है। अब नसर क्या था वो आरी है। अब मुरज्जज़ देखते हैं कि नसर मुरज्जज़ उस नसर को कहते हैं जिसमें वज़न हो मगर काफ़िया ना हो। ऐसी नसर कामयाब है, यानी कि वज़न तो हो लेकिन काफ़िया ना हो। काफ़िया आप समझ रहे होंगे कि जब आप गज़ल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि रदीफ़ से पहले वाला लफ्ज़ काफ़िया कहलाता है। तो नसर का ये वो अंदाज़ है जिसमें वज़न है लेकिन काफ़िया नहीं है, काफ़िया नहीं। तो इस तरह की नसर जो है बहुत कम आप देखने को आपको मिलेगी। तो इस नसर में देखिए, नमूना देखिए कि इस सारी गज़ल में से एक शेर नहीं पाया लेकिन मुझे हाथ आया। अब देखिए, ये वज़न पर तो लिखा है लेकिन काफ़िया नहीं है। तीसरी किस्म जो है नसर मुसज्जा है। अब नसर मुसज्जा देखिए, नसर मुसज्जा उसको कहते हैं, अच्छा ये मुरस्सा हो गया है, इसे आप मुसज्जा लिखें। नसर मुसज्जा उसको कहते हैं जिसके जुमले हम काफ़िया और हम वज़न हों। मसलन रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ फसाना अजायब से ये जुमला देखिए। यानी कि आप देखिए क्या नसर मुसज्जा की क्या खूबी है कि काफ़िया भी हो और वज़न भी हो। यानी कि जब आप इस नसर को सुनेंगे तो आपको शायरी का अंदाज़ महसूस होगा और मज़ा आएगा। यानी कि इस नसर में नसर के हर जुमले के आखिर में आप देखेंगे काफ़िया भी होगा और हर जुमला जो है वो बर वज़न होगा। तो इस तरह के नसर को जो है नसर मुसज्जा कहते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल देख लीजिए क्या कहते हैं कि बसबब शर्म व हया मुद्सल हाल किसी से न कहता था, शब रोज़ गमगीन और अंदोनाक परा रहता था। तो यहाँ पे देखिए कि न कहता था और कहता और रहता ये काफ़िया हो गया और था जो है ये रदीफ़ हो गया, और फिर इसके बाद जो है इसमें वज़न भी है। अब जो है नसर मुकफ़ा को देखते हैं। तो नसर मुकफ़ा वो नसर है जिसमें काफ़िया हो लेकिन वज़न ना हो। ठीक है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। नसर मुरज्जज़ में जो है काफ़िया नहीं होता है और नसर मुकफ़ा में चूँकि काफ़िया से मुकफ़ा बना है, इसमें वज़न नहीं होगा लेकिन काफ़िया होगा। ठीक है, मुरज्जज़ में वज़न होगा काफ़िया नहीं और मुकफ़ा में काफ़िया होगा वज़न नहीं आखिरी में। यानी कि अब जब आप नसर मुकफ़ा की मिसाल देखेंगे तो आप देखेंगे कि आखिरी में काफ़िया होगा लेकिन दोनों मिसरा जो है वो वज़न के एतबार से अलग अलग होगा। मिसाल के तौर पर देखिए कि तक़सीर माफ़ हो, बड़े बेइंसाफ़ हो, कल की बात भूल गए जो आज भूल गए, खुश तकदीर हो मगर बड़े शरीर हो। अब यहाँ पे देखिए माफ़ हो, उसके बाद इंसाफ हो, उसके बाद भूल गए, तकदीर हो, शरीर हो। तो इस तरह से जो है अंदाज़ जो है वो बड़ा मज़ेदार अंदाज़ होता है ये कि काफ़िया होता है लेकिन वज़न नहीं। आप पुरानी मूवीज़ को देखेंगे बॉलीवुड के तो आपको ये अंदाज़ नज़र आएगा। जैसे कि आप हीर रांझा मूवी अगर आप एक बार जाके सर्च करें देखें तो उसमें आपको यही अंदाज़ नज़र आएगा कि काफ़िया तो होगा लेकिन वज़न नहीं। तो ये समझ गए मेरे ख्याल से, चारों अक़साम को समझ गए कि आरी में जो है वो काफ़िया और वज़न दोनों ही नहीं होता है। मुरज्जज़ में जो है वज़न होता है काफ़िया नहीं, मुसज्जा में जो है वज़न काफ़िया दोनों होता है और मुकफ़ा में जो है वज़न नहीं होता है काफ़िया होता है। तो ये चार अक़साम हो गए नसर के। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखिए कि ये हम लोग जो चार अक़साम देखें वो नसर लफ्ज़ी के
नस्र के दो अक़साम थे, एक नस्र लफ्ज़ी, एक दूसरी लफ्ज़ मानवी, नस्र मानवी। तो हम लोग लफ्ज़ी के देख चुके 4 ज़ैली अक़साम, अब हम लोग नस्र मानवी के देखते हैं। तो नस्र मानवी के भी 2 अक़साम हैं, सलीस और दक़ीक़। नस्र सलीस और नस्र दक़ीक़, ये नस्र मानवी के 2 अक़साम हुए। अब देखिए सलीस उस नस्र को कहते हैं जिसका मतलब आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। सलीस नस्र उसको कहेंगे जो आप पढ़ते ही जिसे आप समझ जाए तो वो सलीस नस्र है। यहाँ पे जो है लफ्ज़ी जो तक़सीम है वो लफ्ज़ के काफ़िया वज़न के एतबार से, और मानवी जो है मानी के एतबार से, यानी मानी पेचीदा या आसान है, इसीलिए तो सलीस नस्र उसे कहेंगे जिसे आप पढ़ते ही समझ जाएंगे, ठीक है, आसानी होगी समझने में। अब देखिए सलीस नस्र के भी 2 अक़साम हैं, यानी कि लफ्ज़ नस्र मानवी के 2 अक़साम हो गए, सलीस और दक़ीक़। अब नस्र सलीस के भी 2 अक़साम हो गए। क्या क्या 2 अक़साम हैं कि सलीस सादा और सलीस रंगीन, ये 2 अक़साम हो गए नस्र सलीस के। अब देखते हैं मानवी नस्र की जो दूसरी किस्म है नस्र दक़ीक़, उसकी तारीफ़, वो नस्र है जिसका मतलब मुश्किल से समझ में आए। इसके भी 2 ज़ैली अक़साम हैं, नस्र दक़ीक़ सादा, दक़ीक़ रंगीन, ठीक है। तो सलीस नस्र वो जो आसानी से समझ में आ जाए, और दक़ीक़ नस्र वो जिससे आसानी से समझ में ना आए, ठीक है। और दोनों के ज़ैली 2 अक़साम हैं, यानी कि अगर आप अब तक़सीम करेंगे तो वो कुछ इस तरह तक़सीम करेंगे कि सबसे पहले नस्र के 2 अक़साम हैं, नस्र लफ्ज़ी और नस्र मानवी। अब नस्र लफ्ज़ी के 4 अक़साम हुए, नस्र आरी, नस्र मुरज्जज़, नस्र मुसज्जा, नस्र काफ़िया। और उसके बाद जो है नस्र मानवी के 2 अक़साम है, नस्र सलीस, नस्र दक़ीक़। फिर नस्र सलीस के 2 अक़साम है, नस्र सलीस सादा, नस्र सलीस रंगीन। उसके बाद नस्र दक़ीक़ के 2 अक़साम हैं, नस्र दक़ीक़ सादा, नस्र दक़ीक़ रंगीन। तो ये इस तरह से आप तक़सीम कर सकते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, तो आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये इसमें जो मवाद पेश किया गया है वो समझ में आया कि नहीं, नस्र की तारीफ़ और अक़साम से आप वाकिफ़ हुए कि नहीं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इज़हार करें, और अगर आपको समझ में आ गया है तो ज़रूर शुक्रिया अदा करें, और अगर नहीं आया तो कन्फ्यूज़न को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर कहीं गलती राह पा गई हो तो उसकी आप निशानदेही करें ताकि मैं उसे दुरुस्त कर लूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें ताकि वो भी इसे इस्तेफ़ादा कर सके, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और ग्रुप को अब तक अगर नहीं ज्वाइन किए तो ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि सिलेबस के हवाले से मज़ीद रहनुमाई आपको हासिल हो सके। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।